Assalamu alaikum. My name is Hajra Yunus, and today we are going to start a new chapter that is molecular biology. ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोलेकुलर बायोलॉजी. ठीक है, मोलेकुलर बायोलॉजी में जितने व्हाट इज मोलेकुलर बायोलॉजी. सो मोलेकुलर बायोलॉजी क्या है? मोलेकुलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोलेकुलर underpinnings of the process of replication, transcription and translation of the genetic material. ठीक है, मतलब अगर आप सेल को मोलेकुलर लेवल पे स्टडी कर रहे हो और जब आप उसको मोलेकुलर लेवल पे स्टडी कर रहे होते हो देन यू स्टडी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, तो उसको हम कहते हैं मोलेकुलर बायोलॉजी. अब टुडेज टॉपिक, टुडे आज हम कवर करेंगे what is central dogma of molecular biology, prokaryotic and eukaryotic DNA replication, differences and similarities, modes of replication, and means there are different modes of replication. तो सबसे एंड पे हम देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइडेड बाय मेल्सन एंड स्टैल, उन्होंने कौन सा प्रूफ प्रोवाइड किया था और उसके अकॉर्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन का कौन सा मोड है. ओके, सो आज हम सारे कवर टॉपिक्स ये वाले कवर करेंगे. सबसे पहले जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी मोलेकुलर बायोलॉजी की, और मोलेकुलर बायोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है जब आप उसकी डेफिनेशन को अपने जहन में रखेंगे तो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि मोलेकुलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रेप्लिकेशन. सो लेट मी चेंज कलर. मोलेकुलर बायोलॉजी में आप रेप्लिकेशन को स्टडी करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करते हैं एंड ट्रांसलेशन को स्टडी करते हैं ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल इज द मटेरियल विच हैज द इंफॉर्मेशन फॉर द डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑफ द सेल. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. सेंट्रल डोगमा वो वाली चीज है जिसके अराउंड मोलेकुलर बायोलॉजी जो है वो रिवॉल्व करती है. जो अगर हम पूरी बात करना चाहें कि मोलेकुलर बायोलॉजी क्या है, तो अगर हम ये कहेंगे कि सेंट्रल डोगमा के बारे में बात करते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जैसे डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन में हम कहते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की स्टडी को करते हैं, तो सेंट्रल डोगमा में ये सारी चीजें आ जाती हैं. तो यू कैन से दैट इन मोलेकुलर बायोलॉजी वी आर स्टडिंग सेंट्रल डोगमा. ठीक है, अब सबसे पहले जो स्टेप है सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी में, द फर्स्ट स्टेप इज द रेप्लिकेशन. ठीक है, रेप्लिकेशन में क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है कि इन रेप्लिकेशन डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए. ठीक है, रेप्लिकेशन में आप इसे सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन में एक न्यू कॉपी बनती है. जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग कॉपी होती है उसकी एक न्यू कॉपी बनती है और द कॉपी इज आइडेंटिकल टू द एग्जिस्टिंग कॉपी, तो उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन. अब रेप्लिकेशन, अगर हम यहाँ पे रेप्लिकेशन की बात करें तो वी शुड नो अबाउट व्हाई रेप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जो सेल है उसकी डिवीजन हो रही होती है. जो सेल है एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से 8 सेल बनते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सेल है, दिस इज वन सेल एंड दिस वन सेल हैज द वन कॉपी ऑफ द डीएनए, और आगे यहाँ पे 2 सेल बनेंगे. अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो जनरल कैलकुलेशन है बैक्टीरिया के बारे में, तो ये कहा जाता है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स बैक्टीरियम इज डिवाइडिंग इनटू और 2 सेल्स. ठीक है, हर 20 मिनट के बाद, ये जनरल कैलकुलेशन है बट इट कैन वेरी फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी और जेनरा टू जेनरा. तो यहाँ पे 2 सेल बने, एक सेल डिवाइड हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फिजन एंड 2 सेल्स आर फॉर्म्ड. अब अगर यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो ये क्या होगा कि ये जो एक कॉपी है ये फर्दर इस सेल के अंदर आ जाएगी और जो दूसरा सेल होगा उसके अंदर कोई भी कॉपी नहीं होगी. द सेल विल नॉट हैव एनी कॉपी ऑफ द डीएनए. तो इस तरह जो प्रोसेस है फर्दर ये अफेक्ट होगा और ये जो होता है इसमें म्यूटेशन के चांसेस हो सकते हैं. तो रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. रेप्लिकेशन में जो डीएनए है उसकी आइडेंटिकल कॉपी बनती है.
आइडेंटिकल कॉपी बनने के बाद जो एक सेल है, द वन सेल विल रिसीव दी one copy and other cell will receive the another copy. In that case, this is the proper process of DNA replication, in which the one cell receives the one copy and other cell receives the another copy. So DNA replication जो है is very very important. अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने DNA polymerase, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं DNA polymerase is very important for the process of DNA replication. ठीक है, अब यहाँ पे DNA पॉलीमरेज की बात आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो DNA है वो कन्वर्ट हो जाता है RNA में। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, सो यू कैन से दैट इन ट्रांसक्रिप्शन DNA इज कन्वर्टेड इनटू RNA। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर जो आपको एंजाइम रिक्वायर होता है, जैसे रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है वो है DNA polymerase. Similarly, in case of transcription, because RNA is formed, so in that case the enzyme which is required is the RNA polymerase. Okay, so replication में DNA polymerase चाहिए होता है और ट्रांसक्रिप्शन में आपको RNA polymerase चाहिए होता है। Next step is the translation. So what is translation? In translation, the RNA is converted into the protein, और प्रोटीन कैसे कन्वर्ट होती है, for that the protein synthesis और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी अवेलेबल होती है सेल के अंदर, जो आप सबको पता है, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम एक ऑर्गेनेली होती है जो कि ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसके साथ भी अटैच्ड होते हैं। तो राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स और एक होते हैं अटैच्ड राइबोसोम्स। जो अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, और जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो इन्हें हम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी कहा जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल और दे टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल बायोलॉजी है उसमें हम यही स्टडी करते हैं कि कैसे DNA से DNA की एक और कॉपी बनती है। नेक्स्ट स्टेप में जब ट्रांसक्रिप्शन आता है तो कैसे DNA से RNA बनता है, और नेक्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन में कैसे RNA से प्रोटीन बनती है। Now in this slide we will study about prokaryotic and eukaryotic DNA replication, differences and similarities. Okay? अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें कि बिफोर वी स्टार्ट दिस टेबल, यहाँ पे आप ये देखें कि प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे न्यूक्लियाई लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल है दैट हैज प्रॉपर न्यूक्लियस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूकैरियोट। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इनसाइड द न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। Whereas in case of prokaryotic cell, यहाँ पे कोई genetic material nucleus available नहीं होता and genetic material is present in this cytoplasm. That's why the process of DNA replication takes place in the cytoplasm. पहला difference तो ये आ गया। ठीक है, कि prokaryotic cell के अंदर जो process of DNA replication होता है वो cytoplasm में हो रहा होता है, and in case of eukaryotic cell, it is inside the nucleus. Next thing, origin of replication. मीन्स जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है और कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन द सिस्टमैटिक वे, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अवेलेबल होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ज़हन में ये आता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अवेलेबल है तो प्रोकैरियोट्स में कितने होंगे और यूकैरियोट्स में कितने होंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज ऐड कर दूं, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसका एक साइज होता है, प्रॉपर साइज होता है। ठीक है,
अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइज जो होता है ऑलमोस्ट 200 टू 250 बेस पेयर लॉन्ग होता है। whereas in case of यूकैरियोटिक सेल वो 100 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट, अब इनका साइज का डिफरेंस क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक रीजन ऑफ रेप्लिकेशन है एंड दैट इज लार्ज इन साइज, दैट इज अबाउट 200 टू 250 बेस पेयर लॉन्ग। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है एंड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज 100 बेस पेयर लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हेलिकेज होता है और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें भी हेलिकेज होता है। जब हम अगली स्लाइड पे जाएंगे तो वहां मैं आपको ये बताऊंगी कि दोनों में तो हेलिकेज होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हेलिकेज को डिफरेंट नाम दिया गया है और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ अनवाउंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ अनवाउंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब ये है कि जब दो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेलिकेज इज रिस्पॉन्सिबल टू अनवाइंड और ओपन द डीएनए स्ट्रैंड। अब अनवाइंडिंग हो गई है तो क्या होता है कि द टू डीएनए स्ट्रैंड में ट्राई टू कम क्लोजर टू वन अनदर, कि वो दोबारा से वाइंडिंग की कोशिश करेंगे। तो इसको रोकने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं या फिर SSB। ओके, जो SSB है वो रिप्रेजेंट करती है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अब प्रोकैरियोट्स में हमने यहाँ पे जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं तो हमने सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन लिख दी है। जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन और जो यूकैरियोटिक सेल है उसी में इस प्रोटीन को क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर जो होता है, आपको पता है कि जब डीएनए पॉलीमरेज ने काम करना है तो डीएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का रिस्पॉन्सिबल मतलब कि वो जो बेस पेयर्स है उनको ऐड कर सकता है, बट डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमें एक स्मॉल बेस पेयर लॉन्ग लाइक 15 to 20 बेस पेयर लॉन्ग एक रीजन चाहिए होता है। तो वो रीजन जो होता है उसका 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से जो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल चाहिए होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो अब आरएनए प्राइमर जो है, जो डीएनए रेप्लिकेशन जो इन वीवो प्रोसेस हो रहा होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें जो प्राइमर होता है वो आरएनए प्राइमर होता है। लेकिन जब हम पीसीआर परफॉर्म कर रहे होते हैं इन विट्रो, तब वहां पे जो प्राइमर होता है वो डीएनए प्राइमर होता है। तो यहाँ पे चाहे आरएनए प्राइमर हो चाहे डीएनए प्राइमर हो, इट डजंट मैटर। बात यह है कि डीएनए पॉलीमरेज को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएनए पॉलीमरेज को सिर्फ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए होता है। सो वट एवर कैन प्रोवाइड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू DNA polymerase 3, so in that case DNA polymerase 3 can start working. So यहाँ पे है प्राइमेस और प्राइमेस। ठीक है, तो ये जो प्राइमेस है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। सिंथेसिस ऑफ डीएनए मींस प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। वो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें काफ़ी तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए और पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल पॉलीमरेज अल्फा एंड डेल्टा। यहाँ पे लेकिन कुछ बुक्स आप पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड सिग्मा है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट इज जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट।
अब ओकाज़की फ्रेगमेंट्स ये होते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा जब प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, जब हम अगली स्लाइड्स में लेटर लेक्चर्स में देखेंगे, तो एक स्ट्रैंड में कॉन्टिन्यूस डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, लेकिन जो एक स्ट्रैंड होता है वहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में हो रही होती है। तो आप देखेंगे कि एक डीएनए का छोटा सा पार्ट है उसकी सिंथेसिस हुई है, और जो अगला डीएनए का छोटा सा पार्ट है उसके अंदर सिंथेसिस हुई है, तो उनके बीच एक गैप होगा। उस गैप को फिल करने का काम जो है, चाहे आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें चाहे यूकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सिमिलर इन बोथ ऑफ द केसेस। जो डिसिमिलैरिटीज आ रही होती हैं वो आ रही होती हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने हैं, डीएनए की अनवाइंडिंग के लिए हेलिकेज काम कर रहे होते हैं, ये भी सेम है, हेलिकेज काम करेंगे। डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि उनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ अनवाउंड डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, यहाँ इनका काम ये है कि इन्होंने डीएनए को दोबारा से वाइंड होने से रोकना है। यूकैरियोटिक में डिफरेंट नेम है, प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट नेम है, लेकिन फंक्शनिंग सेम है। इसी तरह जो डीएनए लाइगेज का काम है, इनका काम है दो डीएनए के स्ट्रैंड को आपस में ज्वाइन करना, और वो भी ओकाज़की फ्रैगमेंट में, या फिर जिसको आप लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। सो लैगिंग Next is the removal of positive supercoils and ahead of advancing replication fork. So यहाँ पे ये होता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होते हैं ना, दैट इज हाईली सुपरकॉइल्ड। तो सुपरकॉइलिंग को रोकने के लिए और ख़त्म करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए टोपोआइसोमरेज, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में डीएनए टोपोआइसोमरेज होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द सुपरकॉइलिंग। सुपरकॉइलिंग रिमूव करने से ये हो जाता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है दैट इज स्ट्रेट, और जो प्रोसेस ऑफ डीएनए एप्लीकेशन होता है एंड दी वर्किंग ऑफ द हेलिकेज वो फैसिलिटेट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सिंथेसिस ऑफ टीलोमरेज, एंड ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती। नॉट एप्लीकेबल का मीन्स ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में किसी टीलोमरेज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें टीलोमरेज की ज़रूरत होती है, और अब आगे जाके हम देखेंगे कि टीलोमरेज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, तो ये सारे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज थी जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में आती हैं। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये आपको डिटेल में बताएगी कि जो है प्रोकैरियोट्स में है और यूकैरियोट्स में कौन कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उनका काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें प्रोकैरियोट्स में, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीएनए, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ओपन करने के लिए एक इनिशिएशन फैक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो इनिशिएशन फैक्टर कौन होता है, डीएनए, ठीक है। अब एक डीएनए मींस आप देखें जो प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, ओआरआई साइट है, ओआरआई साइट को ओपन करना है। ओआरआई साइट को ओपन करने के लिए कोई चीज़ आएगी, क्योंकि जो ओआरआई साइट है वो एटी रिच रीजन होता है, वहाँ पे एडिनिन और थायमिन जो होते हैं, जो ओआरआई साइट है यहाँ पे एडिनिन एंड थायमिन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो ओआरआई साइट इज एटी रिच रीजन। एटी रिच रीजन होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, कम टेम्परेचर पे मेल्टिंग हो जाती है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोकैरियोटिक सेल में, डीएनए की, ठीक है। डीएनए आएगा ओआरआई साइट के साथ बाइंड करेगा, और वहां पे क्या करेगा, वहां पे डीनेचुरेशन करवा देगा ऑफ टू स्ट्रैंड्स, ठीक है। यहीं पे अगर हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की अनवाइंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ORC, और कुछ बुक्स में लिखा होता है ORC 1 2 6 पूरा नाम, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ORC लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स आप देखेंगे वहां पे उन्होंने ORC 1 2 6 लिखा होता है कि, और ये क्या नाम है, ये एक इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन है। दिस प्रोटीन कम्स एंड बाइंड्स ऑन दी origin of replication site and helps in the unwinding of the origin of replication, ठीक है। अब origin of क्यों जरूरत पड़ती है अनवाइंडिंग की, अनवाइंडिंग की जरूरत पड़ती है हेलिकेज के लिए, ठीक है, क्योंकि हेलिकेज जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड पे लोड करता है, ठीक है।
हेलिकेज डबल स्ट्रैंड पे लोड नहीं करता, हेलिकेज जो है सिंगल स्ट्रैंड पे लोड करता है। अब यहाँ पे मैं आपको डीएनए बी के बारे में या फिर CD6 के बारे में बताने से पहले आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है डीएनए सी असिस्ट इन अटैचमेंट ऑफ डीएनए बी प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो डीएनए बी है हेलिकेज है, ठीक है, लेकिन हेलिकेज को भी अगर डीएनए के स्ट्रैंड पे डीएनए टेम्पलेट पे अटैच करना है तो एक हेलिकेज लोडर चाहिए होता है, ठीक है। एक हेलिकेज लोडर चाहिए होगा, क्योंकि अगर लोडर नहीं होगा तो हेलिकेज जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड पे बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेलिकेज के पास वो ग्रिप ही नहीं है जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को होल्ड कर सके। वो ग्रिप जो है वो डीएनए सी के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए बी जो है वो बाइंड करेगा डीएनए सी के साथ, और डीएनए सी जो है वो जाके बाइंड करेगा डीएनए टेम्पलेट के साथ, ठीक है। तो आप जो डीएनए सी है इसको आप हेलिकेज लोडर भी कह सकते हैं। हेलिकेज लोडर, ठीक है। हेलिकेज लोडर है डीएनए सी and the DNA B that is helicase that will attach to the DNA C, and in that case the helicase will not leave the DNA template, so the process of DNA unwinding of the DNA strand will be smooth. अब यहाँ पे आ जाए हैं यूकेरियोट्स की तरफ। तो यूकेरियोट्स में जो लोडर है वो है CD6, ठीक है। और यहाँ पे CD6 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में लिखा होता है CD1 CD6, कंप्लीट नेम इसका ये है, ठीक है। CD1 CD6 ये एक हेलिकेज लोडर है in case of eukaryote, and that is responsible to attach the MCM जो कि DNA हेलिकेज है on the DNA template, ठीक है। तो जो DNA टेम्पलेट है पहले उसके साथ होगा CD6 that is the helicase loader and 2 CD6 or the full name is CDT1 CD6, so in that case MCM जो कि DNA हेलिकेज है will attach to CD6 हेलिकेज लोडर, ठीक है। अब DNA की अनवाइंडिंग हो गई, यहाँ पे आ जाता है DNA G प्राइमेस for RNA primer and initiation replication। अब यहाँ पे अगली चीज आ जाती है DNA गायरेस। ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, इनका काम है प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में सिमिलर हैं। DNA ligase दे बोथ आर सिमिलर इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट अगली आ जाती है, हम देखते हैं ये वाली चीज SSBP सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन, और यहाँ पे आ जाता है आप देखें PCNA। PCNA is the DNA clamp. Oh no. So in case of the prokaryote, in case of prokaryote single standing binding protein होती है, और in case of eukaryotes यहाँ पे replication factor protein C प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम रेप्लिकेशन फैक्टर प्रोटीन C कहते हैं, RPC, ठीक है। अब जो इनका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ DNA स्ट्रैंड आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ हेलिकेज। तो उसके लिए जो प्रोटीन प्रोकैरियोट्स हैं उनको SSB प्रोटीन कहते हैं, और यूकैरियोट्स में RPC प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं ये होते हैं पॉलीमरेज 1, 2,
3। इसके अलावा यहाँ पे बीटा सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज 3 जो कि इसका पार्ट होता है, और 2 पॉलीमरेज और यहाँ पे होते हैं जो कि होते हैं 4 एंड 5 पॉलीमरेज। ठीक है, टोटल डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में 5 होते हैं, पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। और ये जो बीटा सब यूनिट है ये है पॉलीमरेज 3 का पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में। यहाँ पे सिर्फ कुछ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, इसके अलावा सिग्मा, ईटा, जीटा, नीटा, थीटा, बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेजेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि कौन से डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो आप यहाँ देखेंगे कि पॉलीमरेज 1 सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में देखें, पॉलीमरेज 1 गैप फिलिंग आफ्टर प्राइमर रिमूवल। ठीक है, जब प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और प्राइमर जो है उसकी रिमूवल हो जाएगी, तो उस गैप को फिल करने का काम जो है पॉलीमरेज 1 का होगा। पॉलीमरेज 2 रिपेयर प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में ये वाला इन्वॉल्व है, पॉलीमरेज 3। ठीक है, अब अगर हम बात करें पॉलीमरेज 4 और 5 की, ठीक है, तो इनका कहाँ रोल है? इनका रोल होता है ट्रांसलीशन में, मीन्स और एसओएस रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। एसओएस रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आ जाता है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं पॉलीमरेज 3 की और वो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा होता है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द रॉन्ग बेस पेयर इज अटैच्ड, इन दैट केस डीएनए पॉलीमरेज 3 हैज द एबिलिटी टू गो बैक एंड रिपेयर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, कि अगर कोई गलती हुई है तो डीएनए पॉलीमरेज कैन गो बैक एंड रिपेयर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बट द रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज 4 and 5 they do not have this ability. If there is a problem that they will not go back and repair the mismatch base pair. So इनका क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती हैं एंड डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो तब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 हैं दे कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन। बट ये कह देंगे जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है 3 है, अगर कोई गलती हो जाती है तो वो पीछे जाके उस गलती को रिपेयर कर सकता है। लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज 4 and 5 है उनका ये है कि हम जो गलती हो गई है हम उस गलती को, जो पॉलीमराइजेशन नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, उसको हम पॉलीमराइजेशन कर देंगे, बट अगर गलती होगी तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और दे कैन नॉट रिपेयर दोज और दे डू नॉट they do not repair those or remove those mismatch bases। ठीक है, तो इनका काम ये होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आती है they can perform the process of polymerization but they are not responsible in the exonuclease activity। अगर हम पॉलीमरेज में बात करें यूकैरियोट्स में, तो अल्फा का काम होता है कंटेन प्राइमेज एड प्राइमर्स ड्यूरिंग द इनिशिएशन। ठीक है, इनका काम प्राइमर ऐड करना होता है। बीटा रिपेयर में रिस्पॉन्सिबल होता है। जो गामा है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे देखें आप, जो डेल्टा और एप्सिलॉन है उनका काम यहाँ पे आ गया। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका काम ये है कि प्रूफ रीडिंग, एडिंग ओकाज़की फ्रेगमेंट्स और प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए, मीन्स ये जो दोनों हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना एक लाइन दी गई है, ये देखें, ये है बीटा यूनिट ऑफ पॉलीमरेज 3 एक्ट एज डीएनए स्लाइडिंग क्लैंप प्रोटीन, और यहाँ पे देखें आप पीसीएनए पॉलीफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन एक्ट एज अ डीएनए क्लैंप। ठीक है, अब ये जो पॉलीमरेज 3 है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और जो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन, इनका क्या क्या काम होता है? दे आर प्रोसेसिव। ठीक है, प्रोसेसिव का मतलब ये होता है कि इफ दे अटैच टू द डीएनए स्ट्रैंड दे विल नॉट फॉल डाउन, क्योंकि अगर ये नहीं गिरते हैं, क्योंकि अगर
हम बात कर लें पॉलीमरेज 1 की और पॉलीमरेज अल्फा की, इनका ये क्या करते हैं कि थोड़ी दूर तक प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये गिर जाते हैं क्योंकि दे आर नॉन प्रोसेसिव होते हैं, इसलिए ये गिर जाते हैं। तो आप जब देखते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन है थ्रू दी पॉलीमरेज 3 एंड डेल्टा एंड एप्सिलॉन, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड दीज पॉलीमरेजेस डू नॉट फॉल डाउन। क्यों नहीं होते? क्योंकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स यहाँ पे बीटा सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज 3 वो एक क्लैम्प का काम कर रहा होता है, और इन केस ऑफ यूकैरियोट पीसीएनए होता है जो एक क्लैम्प का काम कर रहा होता है। अब ये जो क्लैम्प होता है ना, ये जाके ना डीएनए के स्ट्रैंड के साथ ना बाइंड होकर उसको होल्ड कर लेता है, और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो जाके अटैच हो जाएगा, और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन ये जाके अटैच हो जाएंगे। तो जब इन्हें अटैचमेंट के लिए कोई स्पेस मिल जाएगी तो ये फॉल नहीं करेंगे। इन दैट केस द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विल बी स्मूथ एंड विल बी कॉन्टिन्यूअस। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको याद रखनी चाहिए कि हेलिकेज को लोड करने के लिए हेलिकेज लोडर चाहिए होते हैं, और डीएनए की लोडिंग के लिए डीएनए पॉलीमरेज की लोडिंग के लिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स that is the beta unit of polymerase 3 and in case of eukaryotes that is the pCNA जो कि लोड क्लैम्प का काम कर रहे होते हैं, and that clamp will not let the DNA polymerase fall down। अगला आ जाता है टस प्रोटीन टीलोमरेज। अब डीएनए प्रोसेस रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इस प्रोसेस में ये है कि कोई प्रोकैरियोट्स में एक टर्मिनेशन प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं टस प्रोटीन, और ये जो टस प्रोटीन है ना ये रिस्पॉन्सिबल होती है रेप्लिकेशन टर्मिनेशन में इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। लेकिन जो यूकैरियोट्स है उसमें टीलोमरेज एंजाइम होता है, इसका काम होता है रेप्लिकेशन में की टर्मिनेशन में। तो ये हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे ये टीलोमरेज रोल प्ले करते हैं इन द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट इज द मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। जब हमें नहीं पता था कि अब हम सबको पता है कि जो मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। लेकिन जब इससे पहले हमें नहीं पता था तो तब 3 स्कूल ऑफ थॉट से, उन 3 स्कूल ऑफ थॉट में से एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का मोड है दैट इज कंजर्वेटिव, दूसरा ये कहता था सेमी कंजर्वेटिव, और तीसरा कहता था डिस्पर्सिव। अब कंजर्वेटिव में क्या होता है? कंजर्वेटिव में ये देखें, द ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द पेरेंटल डीएनए एंड द ब्राउन कलर्स काइंड ऑफ ब्राउन कलर रिप्रेजेंट्स द न्यू डीएनए। तो कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में ये होता था कि जब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन होता है तो एक जो सेल है उसके अंदर पेरेंटल कॉपी आती है एंड द अनदर सेल रिसीव्स द टोटली न्यू कॉपी, ठीक है। आप अब इसको एक सेल कंसीडर कर लें, ठीक है, और इसको आप दूसरा सेल कंसीडर कर लें। तो आप देखेंगे, मुझे कलर चेंज कर लेने दें, तो एक सेल के अंदर पेरेंटल कॉपी आ गई, दूसरे सेल के अंदर न्यू कॉपी आ गई। अब ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। तो एक सेल के अंदर ये आ गई पेरेंटल कॉपी, ठीक है, और इसी सेल की अगर डिवीजन होगी तो उसके अंदर न्यू कॉपी आएगी, तो ये आ गई न्यू कॉपी। अब ये है पेरेंटल कॉपी, ये पेरेंटल कॉपी और न्यू कॉपी। तो कंजर्वेटिव में ये होता है कि वन सेल रिसीव्स द पेरेंटल कॉपी एंड अदर सेल रिसीव्स द न्यू कॉपी, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में ये आता है कि एट द टाइम ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन 2 strands get separated and there is the and उनके ऑपोजिट जो है ना वो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। जैसे कि आप ये देखें कि प्रोसेस ऑफ डीएनए एप्लीकेशन में ये जो था ये एक कॉपी थी पेरेंट की और ये दूसरी कॉपी थी। यहाँ पे दोनों सेपरेट हो गए, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और उनके ऑपोजिट द न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड। सो फिर जब सेकेंड रेप्लिकेशन होगी तो आप ये देखेंगे कि एक ये वाली है कॉपी और ये है एक ये वाला स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे लाइक दिस इज द वन स्ट्रैंड एंड दिस इज द सेकेंड स्ट्रैंड एंड अगेंस्ट इन दोनों स्ट्रैंड के एक न्यू कॉपी बन जाएगी।
और इसी तरह यहाँ पे दिस इज द वन स्ट्रैंड, दिस इज अनदर स्ट्रैंड, एंड ऑपोजिट टू दी स्ट्रैंड्स अ न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड। सो सेमी कंजर्वेटिव में ये होता है कि जो हर सेल होता है उसके पास एक पेरेंटल कॉपी प्रेजेंट होती है। जैसे कि कंजर्वेटिव में एक सेल के पास पूरी टोटली वन कॉपी ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड होगी, अनदर स्ट्रैंड विल हैव द न्यू कॉपी ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। तो सेमी कंजर्वेटिव में ये होता है कि अगर दो सेल हैं एंड ईच सेल हैज द वन पेरेंटल स्ट्रैंड, so and opposite to that parental strand a new strand is synthesized. Dispersive जो होता है ये एक another school of thought था, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो होता है डीएनए होता है वो ना डिस्पर्सिव होता है। लाइक एक ही स्ट्रैंड के अंदर आप देख सकते हैं कि पेरेंटल और न्यू, पेरेंटल एंड न्यू दोनों तरह की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो इसको हम जो है डिस्पर्सिव कह सकते हैं। ये तीन मोड ऑफ रेप्लिकेशन है डीएनए स्ट्रैंड के, जो कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव है। बिफोर द पहले जब हमें नहीं पता था कि एक्चुअली द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, तो तीन स्कूल्स ऑफ थॉट थे। उसके बाद ना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, दैट वाज बाय द मिजेल्सन एंड स्टेल्थ एक्सपेरिमेंट। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था टू फाइंड आउट what kind of mode or what mode of replication is present in DNA। तो उसके लिए ना उन्होंने किसको यूज किया था, उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था, एंड दैट इज द ई कोलाई, सॉरी ई कोलाई पे काम किया था उन्होंने। अब उन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, जो मीडिया था उसके अंदर N15 नाइट्रोजन डाला था, दैट इज अ हैवी आइसोटोप, ठीक है। काफी जनरेशन के लिए N15 दिया गया था। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब N15 देने की वजह से ना जो डीएनए स्ट्रैंड है, द डीएनए स्ट्रैंड हैड द N15 नाइट्रोजन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द N15 नाइट्रोजन द डीएनए स्ट्रैंड वाज हैवी इन वेट, ठीक है। उसके बाद उसको आफ्टर N15 लेबल्ड सेल टू N14 मीडियम एंड ग्रो फॉर 4th जनरेशन, ठीक है। इसको वो 4th जनरेशन के लिए ग्रो करवाया गया, और इन दैट केस नाउ द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन वाज नॉट N15, दिस टाइम द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन वाज N14, ठीक है। N14 देने के बाद उसने क्या है कि उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। दे यूज द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज density gradient. In case of the ultra centrifuge density gradient, DNA is separated based on the weight, ठीक है। वेट के बेसिस पे सेपरेट किया जाता है कि अगर वेट ज़्यादा होगा तो डीएनए विल बी नियर दी बॉटम, और अगर डीएनए लाइट होगा दैट विल बी नियर द सरफेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स जो हैं ये है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के। अगली स्लाइड में हम डिफरेंस देखेंगे कि अगर ये समझा जाता कि डीएनए रेप्लिकेशन मोड इज कंजर्वेटिव, सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स, और इफ इट इज कंसिडर्ड दैट द डीएनए मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज डिस्पर्सिव, इन दैट केस व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स। तो ये रिजल्ट्स हैं। हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि कंपैरिजन में, अच्छा चलिए यहाँ पे पहले हम ना सेमी कंजर्वेटिव के देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपको पहला जीरो नजर आ रहा है, ये है दिस इज जनरेशन जीरो, ठीक है, एंड दिस इज जनरेशन जीरो ऑल्सो, okay, so in that case the N15 was present, so DNA was heavy in weight, because only the N15 DNA was present, so in that case the DNA frequency was 100%, and because N15 DNA was present, so here you can say the DNA is heavy and DNA is somehow near the bottom, ठीक है। जब नेक्स्ट जनरेशन आई सेमी कंजर्वेटिव में, तो क्या हुआ कि this one strand gets separated, this another strand gets separated, and opposite to these strands a new strand was synthesized, so ये था newly synthesized strand। so अगर हम इसे कहते हैं heavy strand, तो N14 प्रोवाइड करने की वजह से ये है heavy, और N14 प्रोवाइड करने की वजह से ये लाइट हो जाएगा, ये लाइट है, और ये है heavy, ठीक है। अब ये देखें कि now the generation 1 is the intermediate,
जनरेशन 1 ना टोटली हैवी है ना टोटली लाइट है, जनरेशन 1 इज द इंटरमीडिएट. सो हैवी लाइट बोथ आर प्रेजेंट एंड द बोथ आर 100% हैवी एंड लाइट. सो यहाँ पे हैवी डीएनए भी प्रेजेंट है, एक कॉपी लाइट डीएनए की प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट सिचुएशन आ जाती है. तो इंटरमीडिएट सिचुएशन होने की वजह से फ्रीक्वेंसी इसकी 100% होगी. इंटरमीडिएट सिचुएशन होने की वजह से ये इंटरमीडिएट पोजीशन में यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है. ठीक है. अब जनरेशन 2 की बात करते हैं. जनरेशन 2 में क्या होगा कि द वन स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड, another strand gets separated, and the same in case of this one strand gets separated, another strand, parental strand gets separated, and opposite to these strands new strands are synthesized. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आ जाता है, ये है हैवी, ये है लाइट, they both are light, and the one is heavy and one is light. ओके. तो अब यहाँ पे देखिए आपको दो तरह की सिचुएशन मिलती हैं. इन केस ऑफ दिस वन दे बोथ आर लाइट. ठीक है. और ये जो दो है वो हैवी है. अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरेशन थर्ड में आप फ्रीक्वेंसी 50% ऑफ लाइट एंड 50% ऑफ हैवी एंड लाइट. ये हैवी एंड लाइट है, ये है लाइट की. तो अब यहाँ पे देखिए थिकनेस भी थोड़ी कम हुई है. पहले 100% थे तो थिकनेस मोर थी. अब यहाँ पे 50% ऑफ हैवी एंड लाइट, 50% ऑफ लाइट. सो इन दैट केस द थिकनेस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, एंड इन दैट केस बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ 2 लाइट स्ट्रैंड्स. सो यहाँ पे आप देखें कि ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज समहाउ नियर द सरफेस, एंड यहाँ पे ये हैवी लाइट को रिप्रेजेंट करता है, दैट दे आर समहाउ एट द इंटरमीडिएट पोजिशन. अब जनरेशन 3 और जनरेशन 4 के रिजल्ट्स भी आपको इस तरह मिलेंगे कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जो 6 स्ट्रैंड्स हैं आर ऑफ लाइट, और जो 2 हैं 1 2 आर ऑफ हैवी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट स्ट्रैंड्स और लाइट एंड हैवी स्ट्रैंड दो हैं, और जो लाइट स्ट्रैंड है वो ज़्यादा है. सो द थिकनेस इज मोर एंड द फ्रीक्वेंसी इज मोर, एंड इन केस ऑफ द लाइट हैवी द थिकनेस इज लेस एंड द फ्रीक्वेंसी इज लेस. सो इनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि फर्स्टली दे प्रोवाइडेड द N15 सोर्स, एंड आफ्टर दैट फॉर द फोर्थ जनरेशन दे प्रोवाइडेड N14 सोर्स, एंड दे केम टू नो दैट द मोड ऑफ DNA is replication is the semi conservative. आपको ये वाली जो स्लाइड है ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है. सबसे पहले कंजर्वेटिव की बात करते हैं, और यहाँ पे ये इस डायग्राम में सिर्फ 2 रेप्लिकेशंस तक बात की गई है. एक्चुअली दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टिल 4 रेप्लिकेशन. तो हम इस अकॉर्डिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग ही सिर्फ 2 रेप्लिकेशन तक ही इसको एक्सप्लेन करेंगे. अब ये देखिए पहले कंजर्वेटिव में क्या होता है कि एक पेरेंटल कॉपी एक सेल रिसीव करता है और दूसरा सेल जो होता है न्यूली सिंथेसाइज बनाता है. तो यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट रेप्लिकेशन, यहाँ पे फर्स्ट रेप्लिकेशन एक पेरेंटल कॉपी है दैट इज हैवी, ये है हैवी, और ये है लाइट. ठीक है. और यहाँ पे आप देखें कि जो है लाइट है वो यहाँ पे है ऊपर, ये है लाइट, और जो हैवी है दैट इज नियर दी बॉटम. अब यहाँ पे बात करते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव. चलिए हम सेकेंड एप्लीकेशन को ड्रॉ कर लेते हैं. ये एक टेस्ट ट्यूब है. अब आप यहाँ पे देखें एक है हैवी और 3 है लाइट. थिकनेस भी ज़्यादा होगी 3 लाइट होने की वजह से, और जो हैवी है वो यहाँ पे होगा. ठीक है. तो ये है लाइट, हैवी. ठीक है. अब सेमी कंजर्वेटिव की आप बात करें तो पहले स्ट्रैंड में लाइट हैवी दोनों पोजीशन थी, तो आपको सिर्फ एक ही बैंड नजर आएगा, विल बी ऑन द सेंटर, लाइट एंड हैवी, और हैवी और लाइट. So in another case you will see 2 strands
of light and heavy and 2 strands of light and light. So these 2 strands of light and heavy, or heavy and light, and 2 strands of light and light. So in case अगर dispersive समझा जाता, तो dispersive में आपको पता है चाहे whether it's the second generation, third generation, fourth generation, fifth generation and so on. So every time the one strand has the combination of parental strand, the new DNA. So in that case, every time you will see only one band that will be on the center, that is of heavy or light or heavy. तो यहाँ पे ये सारी प्रिडिक्शंस थी, ठीक है. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने से पहले ये वाली प्रिडिक्शन की गई थी कि इफ द मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव, सो इन दैट केस these would be the results. If mode of replication is semi-conservative, so these would be results. Or in case of DNA replication is dispersive, so in that case that would be results. लेकिन जब उन्होंने मेल्सन एंड स्टैल ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, एंड दे केम टू नो दैट actually the DNA replication is conservative. Why? Because they got these results. उन्हें ये वाले results मिले थे, ठीक है, उन्हें ये वाले results मिले थे. So that's why they concluded that the mode of replication is semi-conservative, not conservative or dispersive. So they performed the experiment many times, and they performed the experiment with the with very cautious. They performed the experiment with cautious, and in the end they came to know that they concluded that the DNA application is semi conservative. So जब वो experiment perform कर रहे थे, उससे पहले बहुत सारे schools of thought थे जो ये कहते थे कि conservative, semi conservative, disruptive कुछ भी हो सकता है. और उन्होंने प्रोडिक्शन भी दी थी कि अगर DNA मोड ऑफ रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होगा, वी विल गेट दीज रिजल्ट्स. तो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया तो उन्हें पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, मींस द वन सेल has the 2 strands of DNA, and during the process of DNA replication these 2 strands of DNA get separated, and opposite to that strand a new strand is synthesized. So in that case each and every cell has the parental information, and each and every cell has one parental copy, and opposite to that new strand is synthesized. So that is the semi conservative mode of DNA replication.